Welcome back to my channel, and today we will be starting with the chapter Should Wizard Hit Mommy by John Updike. Here is a story about the worldview of a little child and the difficult moral question she raises during the story session with her father. मैं आपको इसकी एक थोड़ा सा बेसिक बहुत ही सिंपल तरीके में शॉर्ट में बताऊँ समराइज करके. एक फादर होते हैं जैक, जिनकी एक बेटी होती है जो बहुत ही प्यार से उनको जो बुलाते हैं, उसकी डॉटर को. एंड उनका एक बेटा होता है 2 साल का बॉबी. एंड उसकी वाइफ होती है जैक की, जो कि शी इज़ प्रेग्नेंट फॉर द 3rd टाइम, आई थिंक 6 months प्रेग्नेंट. सो जैक जो है वो हमेशा जो को एक स्टोरी सुनाते हैं ताकि जो सो जाए, लेकिन अब क्योंकि जो बड़ी हो चुकी है सो शी नो मोर स्लीप्स लिसनिंग टू अ स्टोरी. तो यहाँ पर भी अब जैक यहाँ पर जो को एक स्टोरी सुनाते हैं. एंड यहाँ पे जो और जैक दोनों के व्यूज़ स्टोरी के एंड में थोड़े से कन्फ्लिक्टिंग होते हैं. कैसे? लेट्स स्टार्ट. मैं आपको बता दूं कि मैंने सारे डिफिकल्ट वर्ड्स को यहाँ पे ब्लू में हाईलाइट करा है इसके मीनिंग के साथ. एंड इफ़ वी फाइंड सम फ्रेजेस और इडियम्स तो हम वो भी डिस्कस करेंगे. पहले वाले वीडियोस में मैं ऐसा करती थी कि एंड में सारे क्वेश्चंस डिस्कस करती थी. नाउ आई थिंक व्हाट वी शुड डू इज वी शुड कीप रीडिंग एंड देन डिस्कस द क्वेश्चन. सो पहले पढ़ लेते हैं. हु इज जो, हाउ डज शी रिस्पॉन्ड टू हर फादर्स स्टोरी टेलिंग. In the evenings and for Saturday naps like today's, Jack told his daughter Jo a story out of his head. तो शाम के टाइम, इवनिंग के टाइम ऐसा होता था. एंड स्पेशली सैटरडे को जब वो सोती थी, जैसे कि लाइक टुडेज मतलब आज भी सैटरडे है, सैटरडे को दोपहर है, जो को सोना है. तो जैक अपनी बेटी जो को आउट ऑफ हिज हेड मतलब अपने मन से एक स्टोरी सुनाता था. ओके तो जैक जो है वो अपनी बेटी को अपने मन से एक स्टोरी क्रिएट करके सुनाता था. दिस कस्टम बिगैन व्हेन शी वाज 2, मतलब जब 2 साल की थी जो तब ये चीज़ स्टार्ट हुई थी. वाज इटसेल्फ नाउ 2 years old, नियरली 2 years old. मतलब कौन 2 years old? ये कस्टम. तो मतलब जो कितने साल की हो गई? जो अप्रोक्सीमेटली 4 years की हो गई, क्योंकि जो जब 2 साल की थी तब जैक ने ये कस्टम शुरू किया था, और ये कस्टम खुद अब 2 साल पहले शुरू किया था जैक ने. तो जो अप्रोक्सीमेटली 4 years की हो गई, और ये स्टोरी टेलिंग कस्टम जो है अभी खुद ही 2 साल इसको हो चुके हैं. एंड हिज हेड फेल्ट एम्प्टी. अब 2 सालों से वो रोज उसको एक कहानी सुनाता है जो को सुनाने के लिए, तो अब उसको लगता है कि अब ही रैन आउट ऑफ आइडियाज. हेड फेल्ट एम्प्टी मतलब उसको समझ नहीं आया था कि वो नई स्टोरी कैसे बनाए, क्या सुनाए. Each new story was a slight variation of a basic tale. A small creature, usually named Roger, Roger Fish, Roger Squirrel, Roger Chipmunk, had some problem and went with it to the wise old owl. The owl told him to go to the wizard, and the wizard performed a magic spell that solved the problem, demanding in payment a number of pennies greater than the number that Roger creature had, but in the same breath directing the animal to a place where the extra pennies could be found. Then Roger was so happy he played many games with other creatures and went home to his mother just in time to hear the train whistle that brought his daddy home from Boston. तो मतलब जो भी अब जैक सुनाने लगा था जो को स्टोरीज ना, उसकी एक अब बेसिक टेल होती थी. वो बेसिक टेल क्या होती थी कि उसका मेन कैरेक्टर होता था जो कि एक छोटा मोटा एनिमल होता था जिसका नाम होता था रॉजर. और हर बार हर स्टोरी में रॉजर चेंज जाता था. मतलब कभी तो रॉजर एक फिश हो गया, कभी स्क्विरल हो गया, कभी चिपमंक हो गया. तो बेसिक टेल यही होती थी कि रॉजर जो है वो क्रीचर स्मॉल एनिमल होता था और उसमें हमेशा वो लीड होता था. और वो पूरी बेसिक टेल ऐसी होती थी कि वो रॉजर जो है कुछ प्रॉब्लम होती थी, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक वाइज ओल्ड आउल मतलब एक उल्लू के पास जाता था. वो उल्लू जो है वो उसको बोलता था रॉजर को कि तुम एक विजर्ड के पास जाओ. विजर्ड जो है वो एक मैजिक स्पेल परफॉर्म करके रॉजर की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता था, लेकिन उसके लिए वो उससे पैसे मांगता था. वो पैसे रॉजर के पास होते नहीं थे. तो रॉजर जो है तो विजर्ड जो है वो रॉजर को बताता था कि तुम कैसे इस जगह जाओ, ये काम करो तो तुम्हें पैसे मिलेंगे, वो पैसे लाके मुझे दे दो. तो रॉजर वो फिर वहाँ जाता था, वहाँ से वो पैसे लेता था, कमाता था, मिलता थे उसको पैसे. एंड वो उस पैसे के पास विजर्ड के पास जाता था, उसको वापस पे कर देता था.
फिर रॉजर जो है वो बहुत खुश हो जाता था, बहुत सारे गेम्स खेलता था अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, और फिर स्टोरी के एंड में वो घर जाता था और वहाँ पर वो ट्रेन विसल का साउंड सुनता था जो उसके डैडी को बॉस्टन से वापस घर लाती थी। तो उसके डैडी जो है वो रोज़ मतलब वर्क करने, जहाँ भी वर्क करते थे, बॉस्टन में वर्क करते थे, तो वो वहाँ जाते थे एंड वो शाम को मतलब जब भी वो वापस आते थे तब तक रॉजर के साथ ये पूरी कहानी हो चुकी होती थी। तो ये पूरी बेसिक टेल होती थी। हर बार उसमें स्लाइट वेरिएशन हो जाता था कि जो रॉजर क्रीचर है वो चेंज हो जाता था, कभी फिश, कभी स्क्विरल, कभी चिपमंक। उसके साथ जो प्रॉब्लम होती थी वो कभी चेंज हो जाती थी, कभी वो छोटा होता था, बड़ा होता था, कभी बहुत फैट होता था, कभी उसका कलर कैसा, कोई ना कोई इस टाइप की वो प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर लेता था। बाकी पूरी बेसिक टेल वो सेम। रॉजर वो उल्लू के पास गया, उल्लू विज़र्ड के पास गया, पैसे की प्रॉब्लम हुई, पैसे कमाए, फिर पे कर दिया, सब कुछ उसने सॉल्व कर दी एंड घर चला गया एंड ऑल दैट। जैक डिस्क्राइब देयर सपर एंड द स्टोरी वाज ओवर। तो जैक अब एंड में जैक उनका सपर मतलब उनका जो डिनर होता है वो पूरा डिस्क्राइब करता था कि ओके फिर इस सब स्टोरी के बाद उन्होंने रॉजर ने, उसके मॉम डैड ने ये सब खाया, ऐसे ऐसे खाया एंड बस स्टोरी खत्म। Working this way through this scheme was especially fatiguing on Saturday because Joe never fell asleep in naps anymore, and knowing this made the ride seem futile. तो पहले तो चलो ठीक है, वो रात को तो जो थक जाती थी तो सो जाती थी हर रोज जब सुनाता था, लेकिन सैटरडे को जो जब दिन में भी सोती थी ना, तो अब इसी स्कीम के ऊपर काम करना, रोज उसको एक कहानी सुनाना, एक नई रॉजर के ऊपर एक नई कहानी इन्वेंट कर करके, कोई नई प्रॉब्लम, कोई नई उसका सोल्यूशन। तो ये पूरा जो था ना, अब वो फटीगिंग मतलब अब उसके लिए बहुत थकान वाला काम हो गया था। अब ये जैक उसको और कर नहीं पा रहा था, उसके लिए बहुत स्ट्रेस वाला काम हो गया था, क्योंकि अब जो थी अब वो सोती नहीं थी दिन में। पहले वो छोटी थी तो वो बहुत जल्दी थक जाती थी एंड ऑल दैट, लेकिन अब जो बड़ी हो चुकी थी तो अब तो वो दिन में स्टोरी सुन के सोती नहीं थी, और इस कारण से इसका जो स्टोरी सुनाने वाला एक्ट था, अब उसको राइट मतलब एक एक्ट मतलब ये जो वो काम कर रहा है स्टोरी सुनाना, अब वो उसको फ्यूटाइल लगता था। फ्यूटाइल मतलब पॉइंटलेस लगता था कि अब वो स्टोरी सुनाए ना सुनाए उससे क्या फर्क पड़, वो स्टोरी सुनाना उसका कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, क्योंकि जो स्टोरी सुन के तो सोती नहीं थी, एंड प्लस ये स्टोरी के कारण जैक को इतनी मेहनत करनी पड़ती थी, हर बार एक नया क्रीचर लाओ, उसके लिए नई प्रॉब्लम इन्वेंट करो, नया सोल्यूशन वगैरह वगैरह। तो अब ये चीज़ जो थी वो काफ़ी जैक के लिए टायरिंग हो गई थी। The little girl, not so little anymore, the bumps her feet made under the covers were halfway down the bed, their brick double bed that they let her be in for naps and when she was sick, had at last arranged herself, and from the way her fat face deep in the pillow shone in the sunlight sifting through the dawn shades. अब वो यहाँ पे उसको डिस्क्राइब कर लिखी लिटिल गर्ल, यानी कि जो छोटी बच्ची जो अब छोटी रही नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसके पैर, द बम्प्स हर फीट मेड, मतलब उसके पैर, देखिए चादर के अंदर जो हम पैर ढकते तो वो ऐसे पैर सीधे रहते तो वो ऊपर आते हैं ना, तो वो बम्प्स मतलब, तो अब उसके पैर जो थे वो बेड पूरे आधे बेड से भी नीचे पहुंचने लगे थे। और कौन सा बेड? उसके पेरेंट्स का वो डबल बेड, मतलब उसके पेरेंट्स का बड़ा बेड जो उसको सैटरडेज को नैप्स के लिए या कभी कभी जब वो बीमार होती थी वहाँ पे सोने देते थे, ऐसे जो अपने रूम में सोती थी, लेकिन इन सैटरडे नैप्स वगैरह के लिए जब वो बीमार होती थी तो वो पेरेंट्स जो है वो उसको अपने रूम में अपने डबल बेड पे सोने देते थे। तो उस डबल बेड पे ही अब जो के पैर आधे से ज़्यादा बेड को कवर कर लेते थे, तो अब वो इतनी छोटी रही नहीं थी, और उसने अपने आप को अरेंज कर लिया, सो गई वगैरह, कंफर्टेबल हो गई, एंड हर फैट फेस डीप इन द पिलो, मतलब वो थोड़ी सी हेल्दी हो गई थी बड़ी होने के बाद। छोटे रहते तो छोटे इतने दिखता नहीं है ना कि बहुत मोटी है, ऐसा कुछ लगता नहीं है बच्चों को देखे, जब छोटे होते हैं वो क्यूट ही लगता है, जैसे जैसे बड़े होते हैं तब रियलाइज होने लगता है कि यार थोड़ी सी हेल्दी है, ऐसी है। तो उसका फैट सा फेस जो था वो डीप, मतलब उसके फेस की वजन के वजह से वो पिलो में उसका फेस था, और उसके फेस पे सनशाइन आ रही थी, सनशाइन सिफ्टिंग थ्रू द डॉन शेड्स, मतलब कि जैसे आपने ब्लाइंड्स देखे होंगे जो खिड़की लगाए जाते हैं, तो उससे मतलब एक पार्ट तो कवर्ड था, बाकी पार्ट से सनलाइट आ रही थी, फिर नीचे का पार्ट कवर्ड ऐसे करके, तो वो शेड्स जो है उससे सनलाइट जो है वो ऐसे सिफ्ट होके, मतलब ऐसे लाइंस में उसके फेस के ऊपर गिर रही थी और उसका फेस उससे चमक रहा था। It did not seem fantastic that some magic would occur and she would take her nap like an infant of 2.
तो अब उसके लिए भी ये बात जो थी बहुत ऐसी होने लग गई थी, एंड जैक के लिए भी कि यार अब वो एक स्टोरी सुने, फिर उसको नींद आ जाए, जैसे कि वो कोई जादू होगा, काम हो जाएगा वो स्टोरी सुन के, और फिर स्टोरी सुन के कोई जादू होगा एंड वो एक 2 साल की छोटी बच्ची की तरह सो जाएगी। तो ये अब जो था वो हो नहीं रहा था. हर ब्रदर बॉबी was 2 and already asleep with his bottle. Jack asked, who shall be the story about today? तो अब जैक को ये थोड़ा सा जो एक्ट था, ये जो काम था, थोड़ा सा फटीगिंग, टायरिंग लगने लगा था, क्योंकि उसको लगने लगा था कि यार अब ये स्टोरी सुनाने का फायदा तो कुछ होता नहीं है, मेरी स्टोरी सुन के ये सोती नहीं है, क्योंकि अब वो 2 साल की बच्ची तो नहीं है कि मैं स्टोरी सुनाऊं, क्योंकि स्टोरी सुनते सुनते वो सो जाए. तो वो जैक के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो रहा था ये काम. तो जैक ने पूछा कि आज स्टोरी किसके बारे में हम सुने, किसके बारे में स्टोरी सुने. रॉजर, जो squeezed her eyes shut and smiled to be thinking she was thinking. Her eyes opened, her mother's blue. Skunk, she said firmly. तो वो बोलती है रॉजर, ऐसे करके रॉजर बोलते बोलते वो अपनी आंखों को दबा लेती है, बहुत स्माइल करती है और इस तरीके से एक्ट करती है कि जैसे वो कुछ सोच रही है. ठीक है, तो स्माइल टू बी थिंकिंग, शी वॉज थिंकिंग, मतलब ये सोच के वो स्माइल करी कि यार मैं कुछ सोच रही हूँ कि आज क्या, वो एक्साइटेड है अभी स्टोरी सुनने के लिए, तो वो सोच के खुश हो रही कि आज किसके बारे में स्टोरी हुआ है. फिर जैसे इसको आइडिया मिलता है वो अपनी आंखें खोलती है. हर मदर्स ब्लू, मतलब जो की आंखें उसकी बिल्कुल उसकी मदर जैसी थी, ब्लू कलर की, बिल्कुल उसकी मदर जैसी उसकी आंखें थी. तो वो अपनी आंखें खोलती है और बोलती है स्कंक, शी सेड फर्मली. तो बोलती है कि आज की स्टोरी होनी चाहिए रॉजर स्कंक के बारे में. स्कंक एक टाइप ऑफ एनिमल होता है जो थोड़ा बहुत स्क्विरल जैसे थोड़ा बहुत दिख सकता है. आप देख सकते हैं स्कंक कैसा दिखता है. अ न्यू एनिमल, दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल. तो अब एक स्कंक एक नया एनिमल था, इतना कॉमन नहीं है. तो ये एनिमल कैसे पता होगा जो को, क्योंकि अब जो नर्सरी स्कूल जाती थी तो वहां पे उसको ये सिखाते होंगे स्कंक्स और इन न्यू एनिमल्स के बारे में. Having a fresh hero momentarily stirred Jack to creative enthusiasm. All right, he said. तो अब एकदम से कोई नया एनिमल देखा एंड देखा कि कैसे जो ने कैसे एक नए एनिमल के बारे में बात करी, उसकी स्टोरी. तो एकदम से एक फ्रेश हीरो के बारे में सोच के जैक थोड़ा सा क्रिएटिव हो गया, उसको स्टर अप हो गया, मतलब उसमें वो एंथुजियास्टिक हो गया कि हाँ चलो स्टोरी सुना दे, क्योंकि अभी तक वो कितना फटीगिंग, बोरिंग, टायरिंग जॉब लगता था, वो एकदम से एक्साइट हो गया स्टोरी सुनाने के बारे में. तो उसने बोला ठीक है चलो इसी के बारे में हम सुनते हैं. Once upon a time in the deep dark woods there was a tiny little creature by the name of Roger Skunk and he smelled very bad. तो अब जैक अपनी कहानी शुरू करते कि एक बार एक डीप डार्क गहने जंगल में पेड़ों के बीच में एक बहुत छोटा सा क्रीचर रहता था जिसका नाम था रॉजर स्कंक, और वो बहुत गंदा स्मेल कर रहा था, उससे बहुत बदबू आती थी. Yes, Joe said. He smelled so bad that none of the other little woodland creatures would play with him. Joe looked at him solemnly. She hadn't foreseen this. तो अब जैक जैसे जैसे कहानी बोलता है कि वो इतना बुरा स्मेल करता था, उससे इतनी बदबू आती थी कि उसका और कोई फ्रेंड, बाकी के जो फॉरेस्ट में क्रीचर्स रहते थे वो उसके साथ खेलते नहीं थे. ओके, वो उसके साथ खेलने से मना करते थे. तो जो अब जैक की तरफ सीरियसली देखने लगी, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि अच्छा स्टोरी इस तरीके से होगी. अब नई प्रॉब्लम है कि वो बहुत गंदा स्मेल करता है और उसके साथ फिर इस वजह से कोई खेलता नहीं है, तो वो काफी अटेंशन पे कर रही है स्टोरी के ऊपर. Whenever he would go out to play, Jack continued with zest. मतलब enthusiasm, मतलब जैक काफी अब थोड़ा सा वो enthusiastic और excited हो गया स्टोरी सुनाने के बारे में. तो वो बोलते कि जब भी वो बाहर खेलने जाता था रॉजर स्कंक, remembering certain humiliations of his own childhood. मतलब इसका मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहीं ना कहीं ये स्टोरी जो है वो जैक अपने चाइल्डहुड से रिलेट कर रहा है. मतलब जैक के साथ कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था या जैक के साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी कि जिस वजह से उसके बाकी दोस्त उसके साथ खेलने से मना कर देते थे. तो जैक इस स्टोरी को रिमेम्बरिंग सर्टन ह्यूमिलिएशंस ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड, उसके खुद के बचपन में कुछ ऐसी बातों को वो याद करके ये स्टोरी बना रहा है. मतलब इस स्टोरी में
कहीं ना कहीं स्टोरी जो है वो रिलेट करती है जैक के चाइल्डहुड से, कि जैसे रॉजर स्कंक के साथ उसके कोई फ्रेंड्स नहीं खेलते थे, वैसे जैक के साथ भी बचपन में कुछ ऐसा था कि उसके कोई फ्रेंड्स कुछ खेलते नहीं थे, या रॉजर स्कंक के कैरेक्टर से जैक अपना बचपन रिलेट कर रहा है. All of the other tiny animals would cry. Oh, here comes Roger Stinky Skunk. होता है कि जब भी रॉजर स्कंक बाहर खेलने जाता था तो बाकी सारे एनिमल्स जो थे वो रोने लग जाते थे कि ओ यार ये देखो ये फिर से आ गया बदबूदार रॉजर स्कंक. स्टिंकी मतलब जिसके यहाँ से बहुत गंदी स्मेल आती है, तो बहुत ही गंदी स्मेल वाला रॉजर स्कंक फिर से आ गया. एंड दे वुड रन अवे एंड रॉजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन and 2 little round tears would fall from his eyes. तो वो जाके बोलता है कि बाकी सारे ऐसे बोल के कि अरे यार ये तो बहुत बदबू आ रही है, इससे गंदी स्मेल आ रही है, तो रॉजर स्टिंकी स्कंक आ गया, और ऐसा बोल के वो सब रॉजर से दूर भाग जाते थे, और रॉजर वहाँ अकेला खड़ा रह जाता था और वो रो रहा होता था. टीयर्स जो है उसकी आंखों से गिर रहे होते थे, आंसू. The corners of Joe's mouth dropped down and her lower lip bent forward as he traced with a forefinger along the side of her nose the course of one of Roger Skunk's tears. मतलब जैक जो है वो ऐसे आंख से ऐसे होते हुए, जैसे अपन आंसू रोते हैं ना, तो ऐसे एक टीयर को ट्रेस करते हुए कि कैसे आंसू उसकी आंख से गिर रहा है रॉजर स्कंक से, ऐसे करके एक जेस्चर करते हैं किसके, जो के फेस पे. तो जो वो एकदम से फ्राउन करने लग जाती है और अपना मुंह बेंट फॉरवर्ड करती है, मतलब इस तरीके से वो फ्राउन करने लग जाती है जैसे जब रोते हैं तब. ओके, इस टाइप से अपना मुंह बना लेती है जब जैक उसके फेस पे ऐसे एक लाइन ट्रेस करता है कि रॉजर स्कंक का आंसू ऐसे गिर रहा था. Wouldn't he see the owl? She asked in a high and faintly roughened voice. Won't he see the owl? इस तरीके से बोलती कि क्या वो आउल से मिलने नहीं जाएगा. Sitting on the bed beside her, Jack felt the covers stuck as her legs switched tensely. ठीक है, तो जैक उसके पास ही बैठा हुआ था और वो जैक फील कर पा रहा था कि कैसे जो है वो स्टोरी में इन्वेस्ट होती जा रही है, मतलब किस तरीके से वो क्लंच कर रही है अपनी बेडशीट्स को, कवर्स को, मतलब जो उसने चादर उड़ा हुआ था, एंड कैसे उसके लेग्स भी जो है वो थोड़ा सा हिल रहे थे, स्विच हो रहे थे, मतलब जो थी वो एक्साइटेड थी स्टोरी को सुनने के लिए. ही वॉज प्लीज्ड विद दिस मोमेंट. वो खुश था ऑफकोर्स कि जैक जो उसको स्टोरी सुना रहा है, मतलब अभी तक भी इतने बड़े होने के बाद भी जो स्टोरी से बोर नहीं हुई, वो अभी भी उतनी एक्साइटेड थी स्टोरी के बारे में, जबकि उसको पता था कि स्टोरी क्या होने वाली है, कि वो आउल के पास जाएगा, आउल उसको विजर्ड के पास, उसको पता था जो को वो पिछले 2 सालों से यही चीज़ सुन रही थी, बट फिर भी वो इस स्टोरी को सुनने के लिए उतनी एक्साइटेड थी. तो ये जानकर जैक काफ़ी खुश हो गया. ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, समथिंग शी मस्ट नो and had no wish to hurry on. तो और जैक का खुश होने का एक और रीज़न ये था कि ये स्टोरी जो है वो कहीं ना कहीं जैक के चाइल्डहुड से रिलेटेड थी. तो जैक जो बता रहा है ना रॉजर स्कंक के बारे में कि कैसे रॉजर स्कंक अकेला खड़ा रह जाता था रोता हुआ, ऐसा जैक के साथ होता था. और जैक चाहता था कि ये जो को पता होना चाहिए उसकी डॉटर को कि यार जैक के साथ ऐसा बचपन में, मतलब ये कितनी बुरी चीज़ है कि कैसे उसको अकेला छोड़ के चले जाते थे. तो जैक इस बात को जान के खुश हुआ कि जो इस चीज़ में इंटरेस्ट दिला रही, क्योंकि ये जो है स्टोरी जैक के चाइल्डहुड से बहुत रिलेट करती है और ये कोई सही चीज़ है. दिस ट्रूली हैपेंड विद जैक. उसको छोड़ के अकेले चले जाते थे एंड जैक बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो जल्दी जल्दी करके स्टोरी ख़त्म करे. वो चाहता था कि जो इसको पेशेंटली सुने. But downstairs a chair scraped and he realized he must get down to help Claire paint the living room woodwork. तो वो चाहता था कि यार वो आराम से जो को ये स्टोरी सुनाए, लेकिन नीचे एकदम से उसको एक आवाज़ आई कि एक चेयर स्क्रैप हुई, मतलब एक चेयर किसी चीज़ से रगड़ाई टकराई इस तरीके से. एंड उसको रियलाइज़ हुआ कि यार उसके पास इतना टाइम नहीं है, उसको नीचे जाना है, अपनी वाइफ को हेल्प करना है ताकि वो लिविंग रूम में जितना भी वुड वर्क है जैसे कैबिनेट्स वगैरह जो भी चीज़ें हो उसको पेंट करने में अपनी वाइफ की हेल्प करना है. देखिए इसमें एक बात और है कि जैक का अपनी वाइफ के साथ रिलेशनशिप थोड़ा सा ट्रबल्ड भी है. एंड देखो ये यहाँ पर हमें एक ऑपोजिट चीज़ देखने को मिलती है. स्टोरी सुनाने का काम जनरली किसका होता है, मदर्स का या ग्रैंड मदर्स का. एंड ये घर का जो हैवी काम करना की ड्यूटी किसकी होती है, मतलब जनरल अगर हम देखें अजम्पशन करें तो वो किसकी होती है, फादर्स या मैन ऑफ द हाउस की. यहाँ पे थोड़ा सा रोल रिवर्सल देखने को मिलता है
की स्टोरी तो जैक सुना रहा है, उसका फादर, एंड क्लेयर उसकी वाइफ हु इज आई थिंक 6 months प्रेग्नेंट, वो ये हैवी लिफ्टिंग जॉब कर रही है। तो यहाँ पर हमें एक रिवर्स रोल होते हुए दिख रहा है कि जो काम जनरली हाउस होल्ड्स में मदर्स का होता है वो फादर कर रहे हैं, और जो जनरली फादर्स का होता है हैवी वर्क लिफ्टिंग जो भी जितना ही स्ट्रेंथ का काम होता है, जो फादर्स का काम होता है वो एक्चुअली उसकी मदर कर रही है, क्लेयर। Well, he walked along very sadly and came to a very big tree. And in the tip top of the tree was an enormous wise old owl. तब वो जैक कंटिन्यू करता है अपनी स्टोरी के साथ कि वो इतना रो रहा था, अकेले खड़ा हुआ था, एंड चलते चलते वो एक बहुत बड़े पेड़ के पास पहुंचा और देखा कि सबसे ऊंचे पेड़ की बिल्कुल टिप पे एक बहुत बड़ा पुराना बूढ़ा और बहुत ही इंटेलिजेंट सा आउल बैठा हुआ था। Good, Mr. Owl, Roger Skunk said. All the other little animals run away from me because I smell so bad. So you do. तो अब आउल वो रॉजर स्कंक उसको बोलता है कि मिस्टर आउल, सारे एनिमल्स मुझसे दूर भाग जाते हैं क्योंकि मैं बहुत गंदा स्मेल करता हूँ। तो आउल बोलता है हाँ वो तो तुम स्मेल तो गंदा करते हो। द आउल सेड वेरी वेरी बैड। व्हाट कैन आई डू? रॉजर स्कंक सेड एंड ही क्राइड वेरी हार्ड। तो रॉजर स्कंक बोलता है कि मैं इसका क्या करूँ, सारे फ्रेंड्स मेरे साथ खेलते नहीं, और वो रोने लग जाता है। द विजर्ड जो शाउटेड, the wizard, Joe shouted and sat right up, and a little golden book spilled from the bed. ये जो लिटिल गोल्डन बुक है ये वही बुक है जिससे कुछ आइडियाज लेता था जैक अपनी स्टोरी सुनाने के लिए, और जिससे स्टोरी सुनाता था जो को। तो एकदम से अब रॉजर रोने लगा कि बताओ मैं क्या करूं, क्योंकि अब जो को तो पता था क्या होने वाला है। तो वो अपने फादर की जगह कंटिन्यू करते हुए बोलती विजर्ड, मतलब अब उसको विजर्ड के पास जाना चाहिए, और वो एकदम से एक्साइट होके उठ जाती है। नाउ जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी? तो उसके फादर जैक बोलते कि देखो जो अब मैं सुना रहा हूँ स्टोरी, क्या तुम चाहती हो कि तुम मुझे स्टोरी सुनाओ? नो, यू मी, मतलब जो बोलती कि नहीं आप मुझे स्टोरी सुनाइए, मुझे आपको स्टोरी नहीं सुनाना। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी। हम देखिए जनरली ऐसा करते हैं बच्चों के साथ, तो ये बहुत ही ऑब्वियस एंड जनरल सी चीज है यहाँ पे। कहते कि देखो सो जाओ, चाहते हो क्या मैं ऐसा करूं, इस तरीके से हम बोलते हैं ना बच्चों को। तो यहाँ पर जैक ऐसे ही बोल रहा है। Her head relapsed onto the pillow and she said, out of your head. तो वो जैसे ही बोलते कि चलो लेट जाओ, चुपचाप स्टोरी सुनो। तो उसका हेड जो है वो रिलैप्स्ड मतलब वापस रिटर्न, मतलब वो वापस से तकिए पर उसका सिर रख के सोती है, लेट जाती है, एंड फिर कहती है आउट ऑफ योर हेड, मतलब अब आप मुझे स्टोरी कंटिन्यू करो, जो आप स्टोरी आपके दिमाग में है वो मुझे बताओ। वेल, the owl thought and thought. At last he said, why don't you go see the wizard? तो अब वो स्टोरी कंटिन्यू कर रहे थे कि हाँ, फिर आउल बहुत सोचा क्या करे, एंड फिर वो रॉजर स्कंक को बोलता है कि तुम एक काम करो, विजर्ड को जाकर क्यों नहीं मिलते हो? डैडी, व्हाट आर मैजिक स्पेल्स रियल? तो अब जो फिर से इंटरप्ट करते हुए बोलती है, मतलब वो एक्साइटेड होती है स्टोरी के बारे में। तो वो कहती है कि डैडी, तो जैक पूछते हाँ क्या हुआ, व्हाट? तो बोलती कि क्या मैजिक स्पेल्स रियल होते हैं? दिस वॉज अ न्यू फेस, just this last month, a reality face. When he told her spiders eat bugs, she turned to her mother and asked, do they really? And when Claire told her God was in the sky and all around them, she turned to her father and insisted with a sly yet eager smile, is he really? तो मतलब अब कहते हैं कि जो जैसे बड़ी हो रही थी, अभी उसकी लाइफ का एक नया फेस था जिसका नाम था रियलिटी फेस। मतलब अब वो जो चीज उसको बता रही थी वो एकदम उसको मान नहीं लेती थी, वो उसको क्वेश्चन करती थी कि क्या ये सच में होता है, क्या ये सच में रियलिटी है कि वो उसके पेरेंट्स उसको ऐसे ही बोल रहे हैं। तो इस तरीके से वो हर चीज़ क्वेश्चन करती थी। जैसे कि जब जैक ने, उसके फादर ने उसको बताया कि स्पाइडर जो है वो बग्स खाता है, तो वो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए उससे नहीं पूछ रही, अपनी मदर से पूछ रही है कि क्या सच में स्पाइडर्स बग खाते हैं। या फिर जब उसकी मदर ने उसको बताया कि गॉड है, वो आसमान में ऊपर से हेवन से हमें देख रहे हैं और हमारे सब आसपास है, हमें वो देख रहे हैं, हम पे नजर रख रहे हैं, तो वो अपनी मदर से ना पूछ के अपनी फादर से पूछती है विद अ स्लाई येट ईगर स्माइल। स्लाई मतलब थोड़ा सा ऐसी स्माइल, विकेट टाइप स्माइल, क्योंकि उसको पता था कहीं ना कहीं कि ऐसा सच में है नहीं, ये पेरेंट्स मुझे बेवकूफ़ बना रहे इस तरीके से, कि वो जानती थी जो एक्चुअल आंसर है कहीं ना कहीं।
येट ईगर मतलब फिर भी कहीं ना कहीं वो जानना चाहती थी कि क्या सच में ऐसे है, इज ही रियली, क्या सच में गॉड हर जगह प्रेजेंट है? They are real in stories, Jack answered curtly. She had made him miss a beat in the narrative. तो अब जैक के पास आने तो बोलते कि यार स्टोरी जो मैं सुनाता हूँ ना उसमें ये मैजिकल स्पेल्स रियल होते हैं, और जो के कारण थोड़ा सा फ्लो मतलब मिस अ बीट इन द नरेटिव मतलब जो स्टोरी का फ्लो जो सुना रहा था वो उसको थोड़ा सा ब्रेक हो गया उसके क्वेश्चन की वजह से। द आउल सेड, go through the dark woods under the apple trees into the swamp over the creek. तो वो ऐसे जैक बोलता है कि कहानी कंटिन्यू करते हुए कि आउल उसको बोलता है कि देखो तुम इन घने जंगलों के से होते हुए एप्पल ट्री के नीचे से स्वैम्प मतलब जहाँ पे कीचड़ कीचड़ होता है वहां से होते हुए ओवर द क्रेक। तो अब जैसे वो जो सुनती है क्रेक तो वो पूछती है व्हाट्स अ क्रेक। तो मतलब ये बताता है कि जो कितनी इनक्विजिटिव थी, क्वेश्चनिंग थी, ऐसा नहीं कुछ भी बोला और मान ले। शी लाइक्स टू आस्क क्वेश्चन। जैसे उसको पता चला कि क्रिक एक नया वर्ड है जिसको नहीं पता, शी क्विकली आस्क्ड क्रिक क्या होता है? तो जैक रिप्लाइज अ लिटिल रिवर ओवर द क्रिक एंड देयर विल बी द विजर्ड्स हाउस। तो वो इस तरीके से बोलता है कि तुम यहाँ से होते वहां से होते हुए एंड नदी के ऊपर से जाओ और वहां पर तुम्हें विजर्ड का हाउस मिलेगा। ये आउल जो है वो रॉजर स्कंक को बता रहा है। And that's the way Roger Skunk went, and pretty soon he came to a little white house and he rapped on the door. तो जैक बोलता है कि और जैसे आउल ने बताया उसी तरीके से रॉजर जो उसके उसी रास्ते गया और वो एक छोटे से व्हाइट कलर के हाउस में पहुंचा। नहीं, रैप्ड द डोर मतलब डोर पे खटखटाया, रैप मतलब नॉक्ड ओवर द डोर, नॉक्ड द डोर। Jack rapped on the windowsill and under the covers Joe's tall figure clenched in an infantile थ्रिल। तो मतलब अब देखो उसकी साउंड्स को इम्पर्सोनेट करने के लिए, स्टोरी को और रियल टाइप दिखाने के लिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जैक ने सच में भी खिड़की के कांच पे ऐसे ऐसे ठक 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 किया कि ताकि उसमें थोड़ा सा साउंड एनिमेशन आ जाए। एंड जो थी उसका टॉल फिगर मतलब वो लंबी हो चुकी थी तो वो बहुत ही अब इंटरेस्टेड थी। मतलब वो दिखा था इन्फेंटाइल थ्रिल मतलब इन्फेंटाइल मतलब चाइल्डिश सा, बच्चों जैसे वो एक्साइट हो रही थी बिल्कुल। और वो दिख रहा था क्योंकि वो इस तरीके से क्लेंच कर रही थी अपनी रिस्ट को एंड चद्दर को एंड ये सब चीजें। And then a tiny little old man came out with a long white beard and a pointed blue hat and said, "Eh, what's this? What I want? What you want? You smell awful." तो अब जैक विजर्ड को डिस्क्राइब करता है कि एक बहुत ही छोटा सा बहुत ही बूढ़ा सा एक आदमी बाहर आता है जिसकी लंबी व्हाइट कलर की बियर्ड थी, दाढ़ी थी और एक ब्लू कलर की पॉइंटेड हैट थी। और वो इस तरीके से बोलता है कि क्या हुआ, क्या चाहिए यार, तुम तो बहुत गंदा स्मेल करते हो। The wizard's voice was one of Jack's own favorite effects. He did it by scrunching up his face and somehow whining through his eyes, which felt for the interval roomy. So he felt being an old man suited him. तो जब ये विजर्ड के जितने भी डायलॉग्स बोलता था ना तो वो अपनी आवाज को थोड़ी सी ऐसे चेंज कर लेता था, अपने फेस को ऐसे स्क्रंच करके टेढ़ा मेढ़ा कर लेता था एंड आईज की मतलब बहुत ही प्रेशर डाल के अपनी आवाज को चेंज करता था, विच फेल्ट फॉर इंटरवल रिव्यू मतलब एकदम आईज उसकी जो वाटरी हो जाती थी इस कारण से क्योंकि वो इतना प्रेशर अप्लाई करता था उस साउंड इफेक्ट के लिए, वैसा फेस और वैसी साउंड बनाने के लिए विजर्ड जैसी। तो उसको ये चीज बहुत पसंद थी, जिस तरीके से वो विजर्ड की साउंड करके इफेक्ट डालता था स्टोरी में, ये उसका पर्सनल फेवरेट, वन ऑफ द पर्सनल फेवरेट था। ठीक है, और उसको मतलब जैक को इसलिए लगता था कि उसे लगता था कि बूढ़ा हो जाना उसको उस पर सूट करता है, मतलब कहीं ना कहीं अब वो रियलाइज करने लगा था कि अब इतना यंग और ऐसे ना होके ही प्रेफर्ड बीइंग ओल्ड एंड थोड़ा सा इस टाइप से। I know it, Roger Skunk said, and all the little animals run away from me. The enormous wise owl and you said you could help me. तो रॉजर उसको रिप्लाई करता है कि हाँ मुझे पता है मैं बहुत बुरा स्मेल करता हूँ और इस कारण से मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो मुझसे दूर भाग जाते हैं और आउल ने मुझसे कहा कि तुम मेरी हेल्प करोगे, तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। Well, maybe. Come on in, don't get too close. Now, inside Joe, there were all these magic things, all jumbled together in a big dusty heap because the wizard did not have any cleaning lady. तो जैक स्टोरी में बोलता है कि अब विजर्ड बोलता है कि अच्छा ऐसा बोला है उन्होंने, ठीक है शायद मैं हेल्प कर पाऊँ, चलो अंदर आ जाओ और प्लीज ज्यादा मेरे पास मत आना, इट स्मेल्स रियली बैड।
और फिर जैक जो की तरफ मुड़ते बोलता है कि और देखो जो, पूरे घर में उस विजर्ड की बहुत सारी मैजिकल थिंग्स थी और वो सारी एक बिल्कुल हीप जैसे, जैसे कि एक पाइल पड़ी रहती है ना, बिल्कुल एक जैसे कोई अरेंजमेंट नहीं था, कुछ नहीं था, और एक बिल्कुल बड़े से हीप जैसे, बिग डस्टी हीप के जैसे वो, मतलब एक पाइल या इकट्ठा सारी चीजें एक साथ इकट्ठा होकर ऐसे पड़ी रहती थी, क्योंकि विजर्ड के पास कोई क्लीनिंग लेडी नहीं थी जो उसकी ये सब क्लीन करने में हेल्प करे। तो जो पूछती वाई बिकॉज ही वॉज अ विजर्ड एंड अ वेरी ओल्ड मैन। तो अब जो पूछते कि क्यों उसके पास विजर्ड रेजी क्यों नहीं थी, तो रॉजर्स जैक बोलता है कि वाई, क्योंकि शायद वो बहुत बूढ़ा हो चुका था एंड वो एक विजर्ड था, तो उसके पास एक क्लीनिंग लेडी नहीं हो सकती थी, वो एक मैजिकल क्रीचर था। तो फिर आगे जो पूछती विल ही डाई, नो विजर्ड्स डोंट डाई। Well, he rummaged around and found an old stick called a magic wand and asked Roger Skunk that he wanted to smell like. What he wanted to smell like. तो अब वो आगे कंटिन्यू बोलती है कि नहीं विजर्ड्स कभी मरते नहीं है। फिर वो रमेज मतलब ढूंढता है एकदम ऐसे 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 करके, क्विकली रफली वो ऐसे ढूंढता है और एक पुरानी सी स्टिक उसमें से निकालता है, जो भी ढेर पड़ा हुआ था चीजों का, मैजिकल थिंग्स का। और वो स्कंक से पूछता है कि बताओ रॉजर स्कंक, तुम्हें किसके जैसे स्मेल करना है। तो रॉजर स्कंक थॉट एंड सेड रोजेस। तो रॉजर स्कंक बहुत सोचता है किसके जैसे और बोलता है रोजेस। यस गुड, जो सेड स्मगली मतलब प्राउडली, मतलब वो बहुत हैप्पी थी कि यार रोजेस जैसे, उसे भी आइडिया पसंद आया था उसके फादर का कि वो कैसे रोजेस के जैसे स्मेल करना चाहता था। वो प्राउडली बोलती हाँ बहुत अच्छे, शी वाज प्राउड ऑफ अ फादर कि उन्होंने इतनी अच्छी स्टोरी चॉइस ली। Jack fixed her with a trance-like gaze and chanted in the wizard's elderly, irritable voice. मतलब जो को तो सोना था, तो जैक उसको ऐसे घूर के देखता है कि ना अब कुछ नहीं बोलना है, सो जाओ चुपचाप। एंड फिर उसके बाद वो विजर्ड्स की तरह, मतलब एक इरिटेबल पुरानी जैसी, जैसे अभी हमने देखी ना, वो मूव क्रंच वगैरह करके इस तरीके की आवाज में जैक जो है वो बोलता है एक मैजिकल स्पेल, Abracadabra, hocus poo, Roger Skunk, how do you do? Roses, bosses, full and ear. Roger Skunk, you never fear. Bingo! इस तरीके से वो अपने मन से एक मैजिकल स्पेल बना लेता है और बोलता है। कैसी आवाज में? वो विजर्ड की आवाज में। He paused as a rapt expression widened out from his daughter's nostrils, forcing her eyebrows up and her lower lip down in a wide, noiseless grin, an expression in which Jack was startled to recognize his wife feigning pleasure at cocktail parties. तो जैसे ही वो इस तरीके से आबकाडाबरी इस तरीके से बोलता है, तो जो एकदम खुश हो जाती है और एकदम फैसिनेट हो जाती है कि वाओ, और वो अपनी नॉस्ट्रल्स बड़ा कर लेती है, अपनी फोर्सेस को ऊपर ऐसे खींच लेती है, मुंह पूरा ऐसे खोल लेती है, जैसे हम सरप्राइज होते हैं, फैसिनेट होते हैं जब बोलते हैं ना कि वाओ ये कितनी अच्छी चीज है, इस तरीके से वो अपना एक्सप्रेशन देती है। और जैक को ये एक्सप्रेशन देख के किसका याद आता है? अपने वाइफ के एक्सप्रेशन का, जब वो ऐसे कॉकटेल पार्टीज में प्रिटेंड करते कि बहुत खुश हो रही है पार्टीज वगैरह में, तो वो इसी टाइप का एक एक्सप्रेशन बनाती है। तो जैक को एकदम से याद आ जाता है जो को देख के कि यार उसकी वाइफ जैसा एक्सप्रेशन है। ऑल ऑफ अ सडन ही विस्पर्ड, द होल इनसाइड ऑफ द विजर्ड हाउस वाज फुल ऑफ द स्मेल ऑफ रोजेस। Roses, Roger Fish cried, and the wizard said very cranky, "That will be 7 pennies." तो वो देखिए, और जैसे ही वो ऐसे सब करता है, एकदम से पूरे विजर्ड के घर में रोजेस की स्मेल आती है, और रॉजर फिश भी बोलता है रोजेस, और फिर विजर्ड बोलता है कि देखो इसके तुम्हें 7 पेनीज देना है। अब जो फिर से इंटरप्ट करते बोलती है डैडी, तो जैक पूछता है व्हाट? रॉजर स्कंक, यू सेड रॉजर फिश। यस स्कंक, तो ऐसे वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, रॉजर स्कंक की जगह रॉजर फिश बोल देता है। तो उसकी डॉटर जो है वो उसको इंटरप्ट करती है कि डैडी आपने रॉजर फिश बोला, वो रॉजर स्कंक है। You said Roger Fish, wasn't that silly? तो फिर जो बोलते कि आपने Roger Fish कैसे बोल दिया skunk की बजाय, ये बहुत silly था ना। Very silly of your stupid old dad. Where was I? Well, you know about the pennies. तो जैक बोलता है कि हाँ ये बहुत ही सिली सी बात है तुम्हारे स्टूपिड पुराने डैडी का, इस तरीके से उसको देखिए, अरे मैं तो बिल्कुल ही सिली और स्टूपिड हूँ, और मैंने भी फिश की जगह स्कंक की जगह फिश बोल दिया। अब मैं कहा था? वेल, तुम्हें पेनीज की कहानी तो पता ही है क्या होता है। से इट, तो जो बोलती कि नहीं मुझे पता है, पर आप वापस से मुझे सुनाओ। ओके, रॉजर स्कंक सेड, बट ऑल आई हैव इज 4 pennies, एंड ही बिगैन टू क्राई। तो वो जैक कंटिन्यू करते बोलते हैं कि ओके ठीक है 7 pennies तो ठीक है, लेकिन मेरे पास तो 4 ही है, और वो इससे खुल के रोने लग जाता है। जो मेड द क्राइंग फेस अगेन।
बट दिस टाइम विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी। तो अब जो थोड़ा सा सिंसियर ना होकर उसको मजाक के तरीके से, फन के तरीके से रो रही थी, और वापस से वो रोने जैसी शक्ल बनाती, क्योंकि रॉजर भी उसमें रो रहा होता है। दिस एनॉयड जैक। डाउनस्टेयर्स सम मोर फर्नीचर रम्बल्ड। अब ये वो, क्योंकि वो सिंसियरिटी अब खो देती है, तो जैक को गुस्सा आता है कि मैं आज स्टोरी सुना रहा हूँ, सो नहीं रही है, बीच बीच में बोल रही है, और ऐसे फन वगैरह में ले रही है ये तो। और नीचे उसको और फर्नीचर की आवाज आती है। तो क्लेयर शुडंट मूव हेवी थिंग्स, शी वाज 6 months प्रेग्नेंट, इट वुड बी देयर थर्ड। तो अब रॉजर जैक यही सोचता है कि यार यहाँ तो ये इतने मस्ती मजाक में ले रही है और सोने के कोई मूड में ही दिख रही है, और नीचे क्लेयर को इतनी भारी भारी चीजें नहीं उठाना चाहिए, वो 6 months प्रेग्नेंट थी, उनका थर्ड चाइल्ड दुनिया में वेलकम करने वाले हैं वो लोग। तो जैक थोड़ा सा एनॉय हो गया और वो कंटिन्यू करता है। सो द विज़र्ड सेड, ओह वेरी वेल, go to the end of the lane and turn around 3 times and look down the magic well, and there you will find 3 pennies. हरी अप। तो विजर्ड उसको बोलता है रॉजर स्कंक को कि देखो देखो, चलो ठीक है तुम्हें नहीं है, एक काम करो, इस लेन की मतलब इस स्ट्रीट की एंड पे जाओ और 3 बार ऐसे ऐसे गोल घूमो और मैजिक फेल में नीचे देखो तो तुम्हें वहां पे 3 pennies मिल जाएगी, चलो जल्दी जाओ मेरे लिए पैसे लेकर आओ। सो रॉजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न्ड अराउंड 3 times and there in the magic well were 3 pennies. तो जैसे कि ऐसे बोला और रॉजर गया, 3 बार घुमा, उसको वो 3 pennies मिल गए। So he took them back to the wizard and was very happy and ran out into the woods, and all other little animals gathered around him because he smelled so good. And they played tag, baseball, football, basketball, lacrosse, hockey, soccer and pick up sticks. तो बताया कि रॉजर गया, वो 3 pennies उसको मिल गई, उसने जाके विजर्ड को दे दिया और अब रॉजर बहुत खुश हो गया और वो जाके खेलने लगा और उसके सारे फ्रेंड्स अब उसके साथ खेलने लगे क्योंकि वो बहुत अच्छा स्मेल करता था। उन्होंने बहुत सारे गेम्स खेले, टैग खेला, बेसबॉल खेला, ये सब गेम्स के नाम है, पिकअप स्टिक्स, रॉकर वगैरह। फिर जो इंटरप्ट करके उसको बोलती है व्हाट्स पिकअप स्टिक्स, इट्स अ गेम यू प्ले विद स्टिक्स। तो जैक उसको आंसर करते बोलते क्या ये हम डंडियों से, लकड़ियों से ये गेम खेलते हैं। लाइक द विजर्ड्स मैजिक वॉन्ड। तो मतलब वो पूछते कि कैसी स्टिक्स, जैसे कि वो विजर्ड की मैजिक वॉन्ड होती है उस टाइप की स्टिक्स। तो जैक बोलता है हाँ काइंड ऑफ उसके जैसी। And they played games and laughed all afternoon, and then it began to get dark and they all ran home to their mummies. तो अब जैक बोलता है कि बस बहुत सारा खेले और बहुत हंसे खुशी, मतलब बहुत मस्ती की उन्होंने, और फिर जैसे जैसे डार्क होने लग गया तो वो सब अपने अपने घर अपनी मम्मियों के पास चले गए। She was starting to fuzz with her hands and look out of the window at the crack of day and showed under the shade. That showed under the shade. She thought the story was all over. Jack didn't like women when they took anything for granted. He liked them apprehensive, hanging on his words. Now, Joe, are you listening? तो अब हुआ क्या कि ये स्टोरी मतलब ख़त्म हो गई, खुश हो गया, वो मम्मी के पास घर वगैरह चला गया। तो जो को लगा कि बस कहानी ख़त्म, एंड अब वो बड़ी हो चुकी थी तो इतनी आसानी से सोने भी नहीं जाती थी। और फिर वो क्या करने लगी कि ऐसे अपने हैंड्स के साथ खेलने लगी एंड खिड़की के बाहर देखने लगी एंड इस सब तरीके से ये सब मतलब अपना टेंशन डाइवर्ट करने लगी कि मतलब स्टोरी ख़त्म एंड ऑल दैट। तो वो इंटरेस्ट कम दिखाने लगी। अब जैक को ये पसंद नहीं आता था कि जब विमेन जो है वो किसी चीज़ को ग्रांटेड लेती थी, कि ये जो छोटे मोटे हिंट्स दे रखे हैं ना, ये एक्चुअली पॉइंट आउट करते हैं जैक और क्लेयर के रिलेशनशिप को, क्योंकि जैक और क्लेयर का रिलेशनशिप बहुत हेल्दी रिलेशनशिप नहीं था, उनमें कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। देखिए दो उनका थर्ड बेबी वाज कमिंग इनटू द वर्ल्ड, बट स्टिल दे वर नॉट हैप्पी विथ ईच अदर। तो इसका एक रीज़न ये भी था, मतलब यहाँ पर जब उन्होंने बोला है कि जैक डिडंट लाइक विमेन व्हेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, तो ये एक तरीके से ये भी दिखा रहा है कि उसके और क्लेयर के बीच में ये भी प्रॉब्लम थी। जैक को ये अच्छा नहीं लगता था क्योंकि क्लेयर जो थी वो थोड़ी सी फन टाइप थी, चीज़ों को सीरियसली ज़्यादा नहीं लेती थी एंड थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड थिंग्स ले लेती थी। तो ये भी एक रीज़न था उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स का। ही लाइक देम एप्रीहेंसिव, हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स, मतलब जैक को ये पसंद था कि जो विमेन हो वो थोड़ी सी सीरियस रहे, थोड़ी सी हमेशा कोई ना कोई चीज़ के लिए वरी करते रहे, अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा ये काम है, मुझे ये करना है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो। एंड हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स, मतलब जैसे ही वो कुछ बोले और वो एकदम अलर्ट रहे और उसकी बात पे एकदम से एक्ट करना शुरू कर दे। तो जैक को ये पसंद था। ही डिडंट लाइक देम जब वो थोड़ा सा केयर फ्री थे या वो चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते थे। तो अब जो भी यही कर रही थी तो उसके लिए जैक ने क्या करा, मतलब क्योंकि उसको ये चीज़ पसंद नहीं थी तो अब जैक ने स्टोरी को कंटिन्यू करने का सोचा। नाउ जो, आर यू लिसनिंग? यस, उसने कहा।
because this is very interesting. Roger Skunk's mommy said, "What's that awful smell?" तो अब जैक कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि अब बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है. अब रॉजर स्कंक जो है अपने घर गया तो उसकी मम्मी बोलती कि ये क्या गंदी सी स्मेल आ रही है. तो वो और ऐसे करके जो है वो थोड़ा सा शॉक हो जाती है कि क्या मतलब अभी स्टोरी बाकी है और उसकी इतनी अच्छी रोज़ की खुशबू को उसकी मदर बोल रही है कि इतनी ऑफुल स्मेल क्या आ रही है. एंड रॉजर स्कंक सेड, "It's me, mommy. I smell like roses." And she said, "Who made you smell like that?" And he said, "The wizard." And she said, "Well, of all the nerve. You come with me and we are going right back to that very awful wizard." तो हम दोनों के बीच का जो कॉन्वर्जेशन जैक स्टोरी कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि रॉजर स्कंक बोलता है कि मॉम ये मैं हूँ, मैं रोज़ जैसे स्मेल कर रहा हूँ. तो बोलती कि क्या किसने तुम्हें ऐसा बनाया कि तुम रोज़ जैसे स्मेल करो. तो उसे मिला कि वो विज़र्ड ने. तो वो बोलती है कि ओ उसकी इतनी हिम्मत, ऑल द नर्व, मतलब अपन जैसे हिंदी में एक्सप्रेशन होता है ना, उसकी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर ही. तो बोलती है कि ओ उसकी इतनी हिम्मत, तुम चलो मेरे साथ और हम उस बेकार से गंदे से विज़र्ड के पास जा रहे हैं. जो sat up, her hands dabbling in the air with genuine fright. dabbling का मतलब होता है moving, okay? जैसे कि तो अब जब ये नया ट्विस्ट आया स्टोरी में, क्योंकि जो को लगा था कि तो स्टोरी इज़ ओवर, तो अब ये जाता है तो जो एकदम उठ के बैठ जाती है और एकदम अपने हाथ को हिलाती है, मूव करती है, क्योंकि अब उसको स्टोरी में इंटरेस्ट आता है और वो डर जाती है कि क्योंकि जैक ने इस तरीके से डायलॉग बोला कि उसकी मॉम बहुत गुस्से में बोलती कि चलो हम अभी उस बेकार से विज़र्ड के पास जा रहे हैं. तो अब जो डर जाती है कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन. But daddy, then he said about the other little animals run away. Her hands skittered off into the underbrush. तो वो क्या नाम से अब जो है वो बोलती कि लेकिन डैडी बाकी सारे एनिमल्स तो अब उसने बोला होगा ना कि कैसे बाकी सारे फ्रेंड्स उसके भाग जाते हैं जब अगर वो इतना गंदा स्मेल करेगा तो. और फिर हेयर हैंड्स स्किटर्ड ऑफ इनटू द अंडरब्रश, मतलब धीरे से करके उसके हैंड्स जो है वो थोड़े से शांत हो जाते हैं एंड थोड़ा सा मूवमेंट कम हो जाता है. ऑल राइट ही सेड, बट मॉमी ऑल दी अदर. हाँ मतलब बात ही हो रही कि यहाँ पर जैसे जैक यहाँ पे ख़त्म करता है तो जो बोलती है लेकिन दादी उसने अपनी मम्मा को बोला होगा ना कि कैसे बाकी सारे फ्रेंड्स उसके दूर भाग जाते हैं. तो जैक बोलता है अच्छा ठीक है मैं ये डायलॉग ऐड करता हूँ, फिर वो उसको ऐड करता है. ऑल राइट ही सेड, बट मॉमी all the other little animals run away. And she said, I don't care. You smelt the way a little skunk should have. And I am going to take you right back to the wizard. तो जो के कहने पर वो जैक जो ये सीन डायलॉग जो है वो ऐड कर लेता है स्टोरी में. वो बोलता है कि वो मतलब इम्पर्सोनेट रॉजर स्कंक को इम्पर्सोनेट करके बोलता है कि लेकिन मम्मी मेरे सारे फ्रेंड्स तो मुझसे दूर भाग जाएंगे. और वो बोलते कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम पहला जैसे स्मेल करते थे तुम्हें एक स्कंक को वैसे ही स्मेल करना चाहिए. ओके, यू शुड नॉट चेंज योर स्मेल. एक स्कंक ऐसे ही स्मेल करता है और मैं तुम्हें वापस उस विज़र्ड के पास लेके जाऊंगी. एंड शी टुक एन अम्ब्रेला एंड वेंट बैक विथ रॉजर स्कंक एंड हिट दैट विज़र्ड राइट ओवर द हेड. तो वो अपने साथ एक अम्ब्रेला कैरी करके जाती है और विज़र्ड के पास जाके उसको जोर से सर के ऊपर मार देती है. नो, जो सेड एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स. Yet, even in her agitation, did not quite dare to stop the source of truth. Inspiration came to her. Then the wizard hit her on the head and did not change that little skunk back. अब देखिए ये जो चीज़ें सब है ना कि उसने अपने हैंड्स को इधर पुट करा, वो डैबल कर रही थी एंड स्किटर्ड ऑफ इनटू द अंडरब्रश, ये सब चीज़ें उसकी डिफरेंट स्टेजेस को बता रहा है कि पहले कैसे वो डैबल कर रही थी तो वो डरी हुई थी, फिर एक्साइटेड थी, फिर कैसे जब वो एकदम थोड़ी सी काम हो गई तो उसके हाथ भी रेस्ट करने लग गए और धीरे हिलने लग गए. तो यहाँ पे अब होता क्या है कि जब रॉजर्स मतलब जैक ये बोलते हैं कि फिर उसकी माँ ने जोर से विज़र्ड के हेड पे मारा. तो पहले तो जो एकदम से बोलते कि नहीं, और है ना वो अपने हाथों को ऐसे अपने फादर के मुंह के ऊपर रखती है ताकि मतलब उसके फादर जो बोल रहे हैं वो बोलना ही बंद हो जाए. ठीक है, जो सोर्स है ट्रूथ का सोर्स, मतलब जो के लिए तो ये एक ट्रू स्टोरी थी तो उसके लिए जो सोर्स है जहाँ से स्टोरी है उसी को स्टॉप करें. लेकिन एकदम से उसके पास, लेकिन ऑफकोर्स अपने फादर को वो मतलब ऐसे बिल्कुल मुंह पे हाथ रख के चुप तो नहीं करा सकती थी ना, थे तो आखिर उसके फादर वो.
एंड जैक था भी थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल एंड स्ट्रिक्ट टाइप, क्योंकि हमें पता चलता है कि ही लाइक द women when they were apprehensive and not very carefree and all this. तो वो ऐसा कर नहीं सकती थी, उससे थोड़ा सा डर तो था अपने फादर से, तो उसको एकदम से इंस्पिरेशन आता है और वो ऐसा करने की बजाय ऐसा करती है कि फिर विजर्ट ने वापस उसकी मॉमी को मार दिया और रॉजर स्कंक की स्मेल को चेंज भी नहीं किया. No, he said. The wizard said okay, and Roger Skunk did not smell of roses anymore. He smelled very bad again. लेकिन अब जैक का वर्जन जो है स्टोरी का वो डिफरेंट है. जैक बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, विजर्ड उसको वापस नहीं मारता है. विजर्ड बोलता है कि अच्छा ठीक है, और वो जॉर्जर स्कंक की स्मेल को रोजेस से चेंज करके वापस उसकी ओरिजिनल स्मेल पे चेंज कर देता है. रॉजर स्कंक वापस से बुरा स्मेल करने लगता है. बट द अदर लिटिल अमम Joanne, it's Daddy's story. Shall Daddy not tell you any more stories? तो अब जैसे ही वो बोल रही रहती है, लेकिन जैसे ही वो प्रोटेस्ट करने की कोशिश करती है तो उसकी मदर की आवाज़ आती है और उसका पूरा नाम होता है जोएन. तो उसकी मदर बोलती है कि जोएन ये डैडी की स्टोरी है ना, क्या डैडी तुम्हें और स्टोरीज नहीं सुनाए? Her broad face looked at him through sifted light, astounded. तो उसका ब्रॉड मतलब वो थोड़ी सी चबी एंड मोटी थी, तो उसका फेस बड़ा था, तो उसका जो फेस है वो एकदम शॉक में, अस्टाउंडेड मीन्स इन शॉक. तो इन शॉक वो अपनी डैडी को देख रही थी, और वो लाइट जो है सिफ्टेड लाइट, जो शेड से थोड़ी सी लाइट आ रही थी उसके फेस के ऊपर, अभी भी वो उसके फेस पे वो लाइट थी और वो बिल्कुल अपने डैड को गेज कर रही थी, देख रही थी. दिस इज़ वॉट हैपेंड देन. Roger Skunk and his mommy went home and they heard woo 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 woo, and it was the choo choo train bringing Daddy Skunk home from Boston. And they had lima beans, celery liver, mashed potatoes and pie oh my for dessert. And when Roger Skunk was in bed, Mommy Skunk came up and hugged him and said he smelled like a little baby skunk again, and she loved him very much, and that's the end of the story. तो जो वेट करी थी कि शायद आगे कुछ और हो, या विजर्ड वापस मम्मी को हिट करे और वो चेंज ना करे, लेकिन जैक ने ऐसा नहीं होने दिया. जैक ने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है. बस विजर्ड को मारने के बाद और वापस से जब रॉजर स्कंक बुरा स्मेल करने लगता है उसके ओरिजिनल स्मेल में, तो रॉजर स्कंक और मम्मी स्कंक वापस घर चले जाते हैं. एंड दे हर्ड द वू वू एंड इट वाज चूचू, मतलब ट्रेन की वू एंड चू ये साउंड्स है, तो वो ट्रेन की चूचू सुनते हैं. एंड डैडी जो है वो बॉस्टन से काम करके वापस घर आ जाते हैं. एंड जैसे कि बेसिक मतलब ट्रेडिशन था, वो फिर उनके सफ़र को डिस्क्राइब करता है. उन्होंने बीन्स, लीमा बीन्स, सीलरी लिवर, मैश पोटैटोज़ वगैरह खाए, और डेजर्ट के लिए पाई और माई खाई. एंड उसके बाद रॉजर स्कंक बेड पे सोने चला गया और मॉमी स्कंक आती है उसके पास और बोलती है कि अब मेरा बेबी वापस से पहले जैसा स्मेल कर रहा है जैसे एक स्कंक को स्मेल करना चाहिए. एंड देन जैक सेज दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी. बट डैडी, अब जो कहती है अगेन प्रोटेस्टिंग, व्हाट? जैक सेज, मतलब जैक भी बोलता है कि क्या हुआ? देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे? तो जो पूछते कि क्या फिर बाद में बाकी सारे एनिमल्स रॉजर स्कंक से दूर भाग कर चले गए? तो जैक रिप्लाई करता है नो, बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट यूज्ड टू द वे ही वॉज एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल. तो वो बोलता है कि नहीं, बाद में एनिमल्स उससे दूर नहीं गए, क्योंकि फिर इवेंचुअली हुआ ये कि वो उसकी स्मेल से यूज टू हो गए और फिर उसकी स्मेल को बिल्कुल माइंड नहीं करने लगे कि हाँ ये तो ऐसे ही स्मेल करता है, उसके साथ खेलने लगे. व्हाट्स इवेंचुअलिटी? अब इवेंचुअलिटी मतलब इवेंचुअली, क्योंकि अभी भी जो छोटी है एंड उसको एकदम आता नहीं है, तो वो इवेंचुअली को इवेंचुअलिटी बोलती है. और वो पूछती कि इसका मतलब क्या होता है? इन अ लिटिल वाइल. तो जैक रिप्लाई करता है इवेंचुअली मतलब थोड़ी देर में या थोड़े टाइम में. दैट वाज अ स्टूपिड मॉमी. तो जो बोलती कि ओ वो तो बहुत ही स्टूपिड मॉमी थी, ऐसे कोई करता है भला? तो जैक बोलता है कि इट वाज नॉट. He said with rare emphasis and believed from her expression that she realized he was defending his own mother to her, or something as odd. Now I want you to put your big heavy head in the pillow and have a good long nap. तो वो यही बात होती है फिर कि जैसे जो बोलती कि यार वो तो बहुत ही स्टूपिड मॉमी थी, तो जैक बोलता है कि नहीं वो नहीं थी. एंड कहीं ना कहीं जैक को लगता है कि शायद जो समझ रही है कि एक्चुअली में रॉजर स्कंक की मम्मी की लाइट में जैक अपनी खुद की मम्मी को डिफेंड कर रहा है. ओके, अपनी खुद की मम्मी को जैक डिफेंड कर रहा है, ऐसा थोड़ा सा उसको लगा अंदाज़ा कि जो ऐसा सब समझ रही है.
that she from her expression that she realized he was defending his own mother to her or something as odd. मतलब जो कहना कि समझ गई कि जैक है वो अपनी वाइफ क्लेयर जो कि मदर है उसकी साइड ना लेते हुए, उसको डिफेंड ना करते हुए कहीं ना कहीं अपनी मदर को डिफेंड कर रहा था। तो ये अगेन वापस से रिवॉल्व होकर स्टोरी आ जाती है जैक एंड क्लेयर की मैरिज प्रॉब्लम्स के ऊपर। ओके और वो फिर बोलता है कि अब मैं चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल अपना वापस गो बैक टू योर पिलो, गो बैक टू योर बेड एंड जस्ट हैव अ लॉन्ग नैप, सो जाओ आप। He adjusted the shade so not even a crack of day showed and tiptoed to the door in the pretense that she was already asleep. तो उसने सारे शेड वगैरह लगा दिए ताकि बिल्कुल ज़रा सी भी धूप अंदर नहीं आ पाए, लाइट अंदर नहीं आ पाए, और इसे बिल्कुल शांत से धीरे धीरे करके चल रहा था रूम के बाहर। वैसे वो प्रिटेंड करा था, नाटक करा था कि जैसे जो है वो ऑलरेडी सो चुकी है। But when he turned, she was crouching on top of the covers and staring at him. तो जब रॉजर ने वापस मुड़ के देखा तो जो अभी भी बैठी हुई थी एंड वो उसकी तरफ देख रही थी। हे गेट अंडर द कवर्स एंड फॉल फास्ट asleep, बॉबी इज asleep। तो फिर जैक बोलता है कि अरे तुम अभी भी जगी हुई हो, चलो चुपचाप से अपने चादर ओढ़ो एंड जस्ट गो बैक टू स्लीप। देखो तुम्हारा योर ब्रदर बॉबी इज ऑल्सो asleep now, इस तरीके से जैक उसको बोलता है। शी स्टूड अप एंड बाउंस्ड gingerly मतलब cautiously ऑन द स्प्रिंग्स। डैडी, तो वो थोड़ा सा खड़ी होती है और एकदम से धीरे से वो जंप करती है बेड के ऊपर। व्हाट, जैक बोलता है क्या हुआ? तो जो बोलती है टुमारो आई वॉन्ट यू टू टेल मी द स्टोरी दैट द विज़र्ड टुक दैट मैजिक वॉन्ड एंड हिट दैट मॉमी, हर प्लम्प आर्म्स चॉप्ड फोर्सफुली राइट ओवर द हेड। तो जो अब बोलती है कि किस तरीके से कन्फ्रंट करते, मतलब नॉट कन्फ्रंट एग्जैक्टली बट उसके आइडियाज़ कैसे कॉन्फ्लिक्टिंग है। एंड जो बोलती है जैक को कि डैडी मैं चाहती हूँ कि कल आप मुझे एक ऐसी स्टोरी सुनाए जिसमें विज़र्ड अपनी मैजिक वॉन्ड से मॉमी को हिट कर देता है एंड हर प्लम्प आर्म्स चॉप्ड फोर्सफुली, मतलब उसके जो मोटे मोटे हाथ जो है उसकी मॉमी के वो एकदम से नीचे हो जाते हैं, वो कुछ कर नहीं पाते हैं और उसके वो वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाती है और विज़र्ड जो है वो सीधे उसके सर पे मारता है। जैसे कि जैक ने बोला था ना कि विद द अम्ब्रेला राइट ओवर द हेड, तो जो भी उस बात को रिपीट करती है कि विज़र्ड भी उसको राइट ओवर द हेड मारता है। तो जैक फिर से बोलता है नो दैट्स नॉट द स्टोरी, द पॉइंट इज दैट द लिटिल skunk loved his mommy more than he loved all the other little animals and she knew what was right. तो जैक अगेन अपनी मदर को डिफेंड करते हुए उसकी लाइफ में बोलता है कि नहीं, दैट इज़ नॉट द राइट स्टोरी। रॉजर स्कंक को पता है, वो अपनी मदर से बहुत प्यार करता है और उसको पता है कि उसकी मदर जो बोलती है वो ही सही है एंड वो इतना प्यार करता है कि उसको बाकी किसी फ्रेंड्स किसी की ज़रूरत नहीं, उनसे भी सबसे ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन जो वापस प्रोटेस्ट करते हुए बोलती है नो, टुमारो यू से वी हिट दैट मॉमी, डू इट। She kicked her legs up and sat down on the bed with a great heave and complaint of springs, as she had done hundreds of times before. तो जैसे कि बच्चे टैंट्रम थ्रो करते हैं ना, ऐसे एकदम से पैर स्टॉम्प करते जोर से ज़मीन पे और ऐसे जोर से नीचे बैठ जाते हैं, हैंड्स फोल्ड करते हैं, तो उसी तरीके से बोलते कि नहीं, बोलो कि कल आप ऐसी स्टोरी सुनाओगे। वो एकदम जिद करके बैठ गई। से डैडी, जिद करने लग गई वो। वेल वील सी, नाउ एट लीस्ट हैव अ रेस्ट, स्टे ऑन द बेड, यू आर अ गुड गर्ल। तो जैक फिर इतनी वो जिद करी तो जैक को अल्टीमेटली बोलना ही पड़ा कि ओके हम कल देखेंगे, अब तुम जल्दी बी अ गुड गर्ल एंड चलो सो जाओ। He closed the door and went downstairs. Claire had spread the newspapers and opened the paint can, and wearing an old t-shirt of his on top of her maternity smock was stroking the chair rail with a dipped brush. तो अब वो जब नीचे पहुंचता है तो क्लेयर ने पहले ही बहुत काम कर रखा था, उसने सारे न्यूज़पेपर्स बिछा दिए, पेंट का डिब्बा खोल लिया और उसने अपनी मैटरनिटी स्मॉक मतलब जो मैटरनिटी के लिए उसने ड्रेस पहनी हुई थी उसके ऊपर उसने जैक का एक पुराना सा टी शर्ट पहना हुआ था, क्योंकि वो थोड़े से लाइट एंड वो तो पुराना टी शर्ट था, पेंट में गंदा भी हो जाता कुछ नहीं, तो उसने पहने हुए थे। और वो जो चेयर रेल है, मतलब चेयर जो है उसको वो डिप्ड ब्रश को पेंट में डुबा के स्ट्रोक करी थी और उसको पेंट करी थी। Above him, footsteps vibrated and he called, "Joanne, shall I come up there and spank you?" The footsteps hesitated. तो अब जब वो हॉल में रहता है तो उसको एकदम ऊपर अपने फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं ऐसे बिल्कुल हिलते हुए, क्योंकि जो अगेन सोती नहीं है, तो वो ज़ोर से चिल्ला के होता है कि जोयान मैं ऊपर आके तुम्हें मारूँ क्या, और तुम्हें मारूँ क्या ऊपर आकर। तो एकदम से फुटस्टेप्स जो है वो धीरे हो जाते हैं एंड वो स्टॉप हो जाते हैं, हेजिटेट करने लगते हैं।
दैट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी, क्लेयर सेड। क्लेयर बोलती कि यार बहुत लंबी स्टोरी सुनाई आज तुमने। The poor kid, he answered, and with utter weariness watched his wife labor. The woodwork, a cage of moldings and rails and baseboards all around them, was half old tan and half new ivory, and he felt caught in an ugly middle position. And though he as well felt his wife's presence in the cage with him, he did not want to speak with her, work with her, touch her, anything. तो क्लेयर बोलती कि बहुत ही लंबी स्टोरी सुनाई तुमने। तो वो उस किड को जैक बोलता है कि दैट पुअर किड, द पुअर किड, उसको ऐसे करते बोलता है बिकॉज उसको लगता है वो पिटी करता है, करता है वो जो के ऊपर, क्योंकि उसको लगता है कि जो कितनी गलत डायरेक्शन में जा रही है एंड उसको पता ही नहीं है एक्चुअल में कि उसकी मम्मी कि जैक की मदर उससे कितना, मतलब रॉजर स्कंक की मम्मी उससे कितना प्यार करती है, वो समझ नहीं पा रही। तो इसलिए बोलता है कि दैट पुअर किड, उसे पता ही नहीं है। एंड फिर वो अपने आसपास देखता है अट अ वेरीनेस, मतलब वही एग्जॉशन, टायर्डनेस, दुखी सा सैड के साथ वो अपनी वाइफ को मेहनत करते हुए देख रहा है कि पूरा जो वुडवर्क है, जो भी वुड की चीज़ें हैं, अ केज ऑफ मोल्डिंग्स एंड रेल्स एंड बेस बोर्ड्स, ये सब चीज़ें, मतलब जितनी भी वुड की जितनी भी आसपास उनको चीज़ें दिखती है, बेस बोर्ड हो गया, मोल्डिंग्स हो गई, मोल्ड करके जितनी भी चीज़ें, वो हाफ ओल्ड टैन थी। हाफ ओल्ड टैन मतलब ये जो लकड़ी का ब्राउन ब्राउन कलर था ना, टैन टाइप कलर था, तो ऐसी आधी तो पुरानी टैन थी एंड आधी न्यू आइवरी थी। न्यू आइवरी मतलब वो प्रोबेबली वाइट या ऐसे आइवरी कलर में उसको पेंट कर रही थी, तो आधी आधी वो उसने पूरी उसमें हाफ आइवरी में पेंट करी थी। और उसे लगा कि वो एक बहुत ही अगली सी पोजीशन में आके कैप्चर हो गया, मतलब यहाँ पर एक मिडिल पोजीशन में आकर वो हो गया है। और दो उसे पता था कि जैसा वो एक केज में फील कर रहा था ना कि कैसे उसकी वाइफ के साथ वो फंसा हुआ था, तो उसे वो जानता था कि उसकी वाइफ भी ऐसा ही फील कर रही थी कि वो इस शादी में ट्रैप्ड था, इस मैरिज में ट्रैप्ड था। वो उसकी वाइफ भी ऐसा ही, वो जानता था कि उसकी वाइफ भी ऐसा ही फील कर रही थी जैसा कि वो खुद फील कर रहा था। एंड बट उसको उससे बात नहीं करनी थी, उसके साथ काम नहीं करना था, उसके साथ टच भी नहीं करना था उसको। तो मतलब वो एक तरीके से मतलब अपनी वाइफ को थोड़ा सा डिस्गस्ट टाइप फील कर रहा था और उसके साथ बंद होना, एक केज में उसको जैसा फील हो रहा था। तो यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म होती है। हम थोड़े से इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। Who is Jo? Jo is Jack and Claire's daughter. ठीक है, she is 4 years old and her full name is Joanne, and she has a baby brother Bobby who is 2 years old. and बस जितनी इन्फॉर्मेशन उससे जो से रिलेटेड मुझे मिली मैंने आपको सब इस आंसर में बताती, नॉट नेसेसरी पूरा लिखे। हाउ डज she respond to her father's story telling? When she was 2 years old, when her father would narrate a story, she would quickly fall asleep. But now when she was a big girl, उसको अब वो जब स्टोरी सुनती थी तो वो क्विकली सोती नहीं थी एंड वो बहुत एक्साइटेड होती थी स्टोरी के लिए, सुनने के लिए, बिकॉज वो दो हमेशा एक ही स्टोरी सुनाता था, बेसिक टेल सेम रहती थी, बट फिर भी वो पार्टिसिपेट करती थी उसकी स्टोरी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पॉसिबल प्लॉट लाइन कुड द स्टोरी कंटिन्यू विथ? अच्छा, ये आपको गेस करना है, मतलब कि हमने तो क्योंकि ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया है ऑलरेडी, पर ये एक्चुअली ये था कि आप पूरा चैप्टर पढ़ने से पहले आप गेस करें कि आगे आपको क्या लगता है क्या होने वाला है। सो दैट इज़ अप टू यू, योर इमेजिनेशन, आप जैसा भी गेस करते हैं। नेक्स्ट इज़, व्हाट डू यू थिंक वाज जोज प्रॉब्लम? मतलब आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि जो की प्रॉब्लम क्या थी, वो क्यों ऐसा बोल रही थी कि विज़र्ड को मॉमी को हिट करना चाहिए? उसके पीछे का क्या मतलब? जैक बार बार बोल रहा था कि मॉमी राइट थी एंड उसे पता था कि रॉजर स्कंक के लिए क्या सही क्या नहीं, लेकिन जो ऐसा क्यों चाहती थी कि विज़र्ड जो है वो मॉमी को हिट करे? आई थिंक उसकी प्रॉब्लम ये थी, एंड इट कैन बी अ वेरी सब्जेक्टिव आंसर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कैसे परसीव करते हैं पूरे चैप्टर को, लेकिन मुझे लगता है कि जो को प्रॉब्लम थी अथॉरिटी से। शी डिड नॉट लाइक कि किस तरीके से उसकी मॉमी ने, मतलब उसकी मदर स्कंक की, रॉजर स्कंक की मदर ने अपनी अथॉरिटी यूज़ करके एंड रॉजर स्कंक को वापस से बुरा स्मेल करने को कह दिया, व्हेन इट वाज वेरी क्लियर कि उसके फ्रेंड्स उसके इस बुरे स्मेल से परेशान थे। मतलब
जो को ऐसा लग रहा था कि वट एवर रॉजर्स कंक डिड वाज नॉट रॉन्ग, उसकी फ्रेंड्स को, और वो अगर इतना बुरा स्मेल करता था तो ही मतलब वो रॉजर्स कंक अकेला तो नहीं रहेगा। तो उसे आई थिंक जो को प्रॉब्लम थी अथॉरिटी से, पेरेंटल अथॉरिटी से। वो नहीं चाहती थी कि ऐसे उसकी मदर इंटरफेयर करे, या अगर रॉजर्स कंक ने कुछ किया है तो उसको चेंज कर दे एंड ऑल दैट। तो आई थिंक दिस वाज जो's प्रॉब्लम विथ पेरेंटल अथॉरिटी एंड टेक अवे ऑफ फ्रीडम। व्हाट इज़ द मॉरल इशू दैट द स्टोरी रेजेस? एक मॉरल इशू तो रोल रिवर्सल का होता है कि हम ऐसा स्टीरियोटाइप करके रखते हैं कि इट इज़ द मदर्स जॉब टू डू टेक केयर ऑफ द फैमिली एंड दिस एंड दैट, और ये सारे काम, एंड इट इज़ द फादर्स जॉब टू डू ऑल द हैवी लिफ्टिंग एंड स्ट्रेंथ वर्क। बट इट्स नॉट ट्रू। जैसे स्टोरी में बोला है, रोल रिवर्सल इज कम्प्लीटली ओके। एक मॉरल इशू रेज होता है जैक का कि हाउ ही फेल्ट, मतलब ही वाज एनॉयड जब उसको पता, मतलब उसको ये नहीं पसंद था कि जो विमेन है वो इतना केयर फ्री रहे, या फिर उसको थिंग्स को फॉर ग्रांटेड लेने लगे। ही वांटेड दैट विमेन शुड ऑलवेज फील एप्रीहेंसिव, और जो बोले एकदम अलर्ट रहे एंड दिस एंड दैट। सो दैट इज़ अ मॉरल इशू विमेन एम्पावरमेंट को लेकर रहती है। एक मॉरल इशू मुझे लगता है कि पेरेंट्स का एक डिस्टर्ब रिलेशनशिप, बिकॉज वो बच्चों को बहुत तरीके से अफेक्ट कर सकता है, तो उनकी ग्रोथ में, उनकी डेवलपमेंट में। सो पेरेंट्स रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इम्पॉर्टेंट दैट ईच एंड पेरेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर देयर किड्स डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ऐसे आप और भी, आपको जैसा समझ में आता है इस चैप्टर से, आप और भी मॉरल इश्यूज इससे रेज कर सकते हैं, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर मोस्टली सब्जेक्टिव। आप जितने ज़्यादा मॉरल इश्यूज आपको लगता है, आप जितने ज़्यादा आंसर में लिखेंगे, इट वुड बी दैट बेटर। हाउ डज जो वॉन्ट द स्टोरी टू एंड एंड बाय? जो ये चाहती थी कि स्टोरी ऐसे एंड हो कि विजर्ड वापस से मॉमी को हिट करता है एंड रॉजर स्कंक की स्मेल को रोजेज में ही रहने देता है। एंड इट वॉज डिफरेंट। जैक चाहता था कि विजर्ड मॉमी को हिट ना करे और वो ओरिजिनल स्पेल में कन्वर्ट कर दे। आई थिंक ऐसा इससे था क्योंकि हमने जिससे पहले डिस्कस किया, जो हैड अ प्रॉब्लम विद अथॉरिटी। उसे पसंद नहीं था कि वो किस तरीके से मॉमी अपनी पेरेंटल अथॉरिटी का यूज़ कर रही थी, एंड रॉजर स्कंक को वो नहीं करने देना चाह रही थी जो वो करना चाहता था। सो आई थिंक दैट वॉज अ प्रॉब्लम। Why does Jack insist that it was the wizard that was hit and not the mother? Because मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा क्लैरिफाइड नहीं है, लेकिन शायद जैक और क्लेयर के बीच में जो मैरिटल प्रॉब्लम्स चल रही है वो शायद जैक की मदर की वजह से बहुत कुछ है, एंड जैक रॉजर स्कंक की मदर का साइड लेके उसको डिफेंड करके एक तरीके से अपनी मदर को डिफेंड कर रहा था और अपने मदर के एक्शंस को जस्टिफाई कर रहा था। तो जैक जो है वो रॉजर स्कंक को अपने आप को मान रहा था, एंड उसकी मदर को अपनी मदर मान रहा था, और इस वजह से वो रॉजर स्कंक की मदर को राइट कह रहा था, एंड बाकी सारे फ्रेंड्स को या जो भी गलत है जिसको उससे प्रॉब्लम थी उनको गलत कह रहा था। तो ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो हमें हाउस होल्ड्स में देखने को मिल जाती है, दैट जो हस्बैंड्स होते हैं वो अपनी वाइफ का साथ ना देके मदर इन लॉ का साथ देते, मदर का साथ देते, इवन इफ़ दे आर वेरी रॉन्ग, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग हैबिट। देखिए, ठीक है, बैलेंस होना चाहिए, बट व्हेन इट कम्स टू राइट एंड रॉन्ग, आई थिंक देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस। ऐसा नहीं कि योर वाइफ इज़ टोटली सैड, शी इज़ क्राइंग, एंड आप जस्ट अपनी मदर का साइड ले रहे हो बिकॉज योर मदर इज़ राइट एंड शी लव्स यू एंड ऑल दैट इज़ रॉन्ग। तो जैक बार बार इसलिए इंसिस्ट कर रहा था बिकॉज सम हाउ ही वॉज ट्राइंग टू डिफेंड हिज ओन मदर एंड हिज ओन मदर्स एक्शंस। वॉट मेक्स जैक फील कॉट इन एन अगली मिडल पोजिशन? बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू बी विथ हिज वाइफ। देखिए, हमने जैसे पढ़ा था, जैक को थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, वो नहीं चाहता था कि वेमेन जब फॉर केयर फ्री रहे, फॉर ग्रांटेड चीज़ों को ले, या हमेशा एप्रीहेंसिव और टेंस ना रहे। तो इस वजह से क्लेयर ऐसी नहीं थी, एंड इवन दो एंड उससे भी ज़्यादा अगली मिडल पोजीशन, मतलब दो उनके फीलिंग्स एंड व्यूज मैच नहीं कर पा रहे थे, वो साथ में नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा उनकी अगली मिडल पोजीशन ये थी कि अब उनके दो बच्चे थे एंड थर्ड वाज ऑन दी वे। सो इट वाज ये सिचुएशन और भी ज़्यादा अगली थी, बिकॉज बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। एकदम स्प्लिट हो जाना विथ 3 किड्स इज़ नॉट दैट ईजी। तो ये और भी ज़्यादा अगली पोजीशन थी, मिडल पोजीशन थी कि वो रहना नहीं चाहता है वाइफ के साथ, बट ही हैज़ टू,
क्योंकि उसके पास कोई चॉइस नहीं है, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज किड्स ऑल्सो. सो दैट इज़ समथिंग जो मुझे लगता है कि जैक को ट्रबल कर रही थी कि वो चाहता है कि इस मैरिज से निकल जाए, बट ही वॉज नॉट एबल टू. एंड आई थिंक सेम विथ क्लेयर, क्योंकि वो समझता है कि क्लेयर भी यही चाहती थी, बट इट वॉज फॉर द किड्स जो कि वो इतना सेक्रीफाइस कर रहे थे. वट इज़ योर स्टैंड रिगार्डिंग द टू एंडिंग्स टू द रॉजर स्कंक स्टोरी? देखिए ये सब्जेक्टिव आंसर है, इसको आपको अपने हिसाब से लिखना है. आपको क्या लगता है, डू यू प्रेफर जोस साइड और डू यू प्रेफर जैक साइड? सो इट इज़ टोटली अपॉन यू. आप लिख सकते हैं कि येस आई प्रेफर जोस साइड बिकॉज यू नो दो मदर इज़ अ मदर, लेकिन फिर भी शी कैन नॉट इंटरफेयर विथ एवरी डिसीजन ऑफ हर चाइल्ड दिस इज लाइफ एंड दिस एंड दैट व्हेन ही इज़ इन प्रॉब्लम. एंड इस तरीके से या आई अग्री विद जैक बिकॉज the parents know what is best for their child and children should not exceed their limit and misuse their freedom and all that. तो आप दोनों तरीके से अपने स्टैंड आप लिख सकते हैं. what are your views? Why is an adult's perspective on life different from that of a child's? देखिए डिफरेंस तो बहुत आ जाता है, एक जनरेशन गैप बेसिकली आ जाता है बहुत केसेस में. एंड पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चे को लेकर सिक्योर होते हैं काफ़ी, और वो चाहते हैं कि हमेशा अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करे ताकि वो गलत डिसीजंस ना ले, हमेशा हैप्पी रहे, चैलेंजेस उनको आगे फेस ना करना पड़े, कहीं ना कहीं हमेशा अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखें. एंड फॉर अ पेरेंट दैट चाइल्ड विल ऑलवेज बी अ बेबी फॉर देम. लेकिन जब हम चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव से देखें तो चाइल्ड को लगता है कि यार द पेरेंटल अथॉरिटी कैन बी अ लिटिल स्ट्रेनिंग बिकॉज the child also needs its own privacy, its own freedom, a space to grow, जो कि बहुत जगहों पर पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं. तो देखिए दोनों अपनी जगह सही हैं, दोनों की वरीज हैं. पेरेंट्स जो है वो चाइल्ड को लेकर हमेशा कंसर्न रहेंगे ही सही, बिकॉज इट इज़ द काइंड ऑफ रिलेशनशिप. एंड इनफैक्ट जैसे जो चाइल्ड, अगर मैं आपको बताऊँ जैसे कि पेरेंट है चाइल्ड है, अभी तो चाइल्ड को लग रहा है कि यार ये पेरेंटल अथॉरिटी, आई डोंट लाइक दिस एंड दे कीप सेइंग मी नो फॉर डूइंग थिंग्स एंड दे डोंट अलाउ मी एंड दिस एंड दैट. बट जब फ्यूचर में वो चाइल्ड जब पेरेंट बनेगा, आई थिंक देन इवेंचुअली द चाइल्ड वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, जो कि ऑफकोर्स इज नो मोर अ चाइल्ड, बट देन दैट पर्सन वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट यार जो मेरे पेरेंट्स करते थे दैट वॉज समवेयर आई एम ऑल्सो डूइंग दैट थिंग, बिकॉज अ रिलेशनशिप ऑफ अ पेरेंट एंड चाइल्ड इज़ लाइक दैट. पेरेंट्स इस इतनी आसानी से एकदम सब कुछ लीव नहीं कर सकते कि यार ओके लेट्स लीव इट एंड ऐसे एंड बच्चों को छोड़ दे एंड जो करना है करें. नो. सो आई थिंक लाइफ में पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है. पेरेंट्स को पता होता है कि हाउ मच स्ट्रगल दे हैव फेस. दे डोंट वांट दैट देयर चाइल्ड शुड गो विद थ्रू द सेम प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रगल्स, एंड दे वांट देयर चाइल्ड टू हैव द बेस्ट. चाइल्ड्स को लगता है कि ये जो उनका कंसर्न है कभी कभी ये ओवर ज़्यादा हो जाता है, वो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं एंड उनको उनकी फ्रीडम और स्पेस नहीं देते हैं. सो अगेन देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस, एंड ऑफ कोर्स फाइंडिंग द परफेक्ट एंड द राइट बैलेंस इज़ very very difficult, but this is how life is. Ups and downs are common, and I think we cannot change it. Parent and child relationship will stay the same because वो relationship ही ऐसा है. A parent will always care for their child, and a child may always think कि यार वो ज़्यादा over protective हो रहे हैं, over caring हो रहे हैं, and it's limiting my personal freedom and space. With this we have discussed all the questions and the chapter ends here.